हेलो गाइज, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। कोई भी साम्राज्य तभी तक अस्तित्व में रह सकता है जब तक उसे योग्य उत्तराधिकारी मिलते रहे। जब भी राजा अपने कर्तव्यों से विमुख हुआ है, उस साम्राज्य का तख्ता पलटने में देर नहीं लगी, चाहे वह कितना ही बड़ा साम्राज्य क्यों न हो। मौर्य साम्राज्य भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ था, परंतु अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए और वे इस साम्राज्य को संभालने में असमर्थ रहे। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृहदर्थ का एक ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व वृहदर्थ की हत्या कर दी और राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी हमें इनके अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अयोध्या अभिलेख इन्हीं के राज्यपाल धनदेव ने लिखवाया था। इसी अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे और इन्हें पतंजलि ने करवाया। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था और ये वही थे जिन्होंने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। इसी समय भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर यवनों ने आक्रमण कर दिया था। वे माध्यमिका नगरी और अवध तक आ गए थे, परंतु पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें पराजित कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क बताया गया है, परंतु यह बात पूरी सत्य नहीं है, क्योंकि उसने सांची के 2 स्तूपों का निर्माण करवाया और अशोक के समय के महास्तूप की काठ की जो वेदिका थी उसे पाषाण की वेदिका बनाया। इसी ने बरूद का स्तूप का भी निर्माण करवाया। सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में विदिशा के साथ है। यहाँ पर 3 स्तूप हैं, एक बड़ा स्तूप और 2 छोटे स्तूप। जो महास्तूप है उसमें भगवान बुद्ध के और दूसरे स्तूप में अशोक के समय के धर्म प्रचारकों के, तथा तीसरे में बुद्ध के 2 शिष्य थे जो सारिपुत्र और महामोदगलायन, उनके अवशेष रखे गए हैं। महास्तूप का जो निर्माण करवाया था अशोक ने वो ईंटों के साथ करवाया था और उसके चारों तरफ काठ की वेदिका बनाई, परंतु जो शुंग काल में उसमें पाषाण की पट्टिकाएं जड़ दी गई और वेदिका भी पत्थर की बनाई गई थी। जो दूसरा बरहूत का स्तूप है ये सतना के समीप स्थित है। इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया और इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इस वंश ने 110 साल तक राज किया। जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने 149 ईस्वी पूर्व तक राज किया और उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र वहां शासक बना। अग्निमित्र के समय में भी यवनों ने दोबारा आक्रमण किया और वसुमित्र ने उस आक्रमण का विरोध किया और यवनों को पराजित किया। इन्हें सिंधु नदी तक खदेड़ दिया। यह जानकारी हमें कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक से पता चलती है। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र और वसुमित्र के बाद ब्रजमित्र शासन करते हैं। ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए शासन करते हैं, इनके बारे में हमें अधिक जानकारी पता नहीं है। ब्रजमित्र के बाद आता है बाघभद्र। इतिहास में इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि यवन शासक एंटियोलकिड्स ने अपना एक राजदूत हेलियोडोरस इसके दरबार में भेजा था। हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में विदिशा में ही एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी और स्वयं को भागवत कहा था, और इसने एक अभिलेख लिखवाया जिसे हम बेसनगर अभिलेख भी कहते हैं। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक आता है देवभूति। इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की, कण्व वंश की। शुंग वंश एक ऐसा वंश है जिसकी स्थापना भी हत्या करके हुई थी और अंत भी इसका हत्या करके हुआ। 75 ईस्वी पूर्व वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की और ये भी एक ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। इसमें कुल 4 शासक हुए हैं, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। इन्होंने कुल 45 वर्ष शासन किया। 30 ईस्वी पूर्व सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दी थी और एक नए ब्राह्मण वंश की स्थापना की जिसे हम सातवाहन वंश कहते हैं। कण्व वंश के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती, अभी तक न ही कोई अभिलेख मिला है। कण्व वंश तक इनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, परंतु आंध्र सातवाहन वंश ने
अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, ये महाराष्ट्र में है, उसको बना लिया था। इस वंश ने 30 ईस्वी पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक लगभग 280 वर्ष तक शासन किया और यह भी एक ब्राह्मण वंश था। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है, परंतु अभी लेखों में इसे सातवाहन कहा गया, इसलिए हम इसे आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। और इनका क्षेत्र महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों में था। अभी तक भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर विदेशों का आक्रमण हो चुका था, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी हम भारतीय वंशों को जानते हैं। इस वंश में सातकर्णी प्रथम पहला योग्य शासक आया, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ किए। इसकी रानी नागानिका के नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि पहली शताब्दी में ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान में दी गई। भूमि को दान में देने का यह पहला अभिलेखी साक्ष्य था। सातकर्णी प्रथम के बाद आता है हाल। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक एक पुस्तक की रचना की है और इसमें प्रेम गाथाओं का वर्णन किया है। इसी के काल में एक महान विद्वान गुणाढ्य हुए, जिन्होंने बृहत कथा कोश का ग्रंथ की रचना की। और इसी के समय संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। इसके बाद इस वंश का सबसे महान शासक आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह 106 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 130 ईस्वी तक शासन किया। इसी के समय के बाद सातवाहन शासकों ने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लिखना शुरू कर दिया। इसकी मां बलश्री का एक नासिक अभिलेख मिला है, जिसमें इसे एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसके समय भारत के अधिकतर हिस्से पर विदेशों का अधिकार हो चुका था। शक शासक नहपान को भी इसने हराकर मार डाला था। ये एक विदेशी शासक था। इसके बाद आता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसने 130 से लेकर 154 ईस्वी तक शासन किया और इसने शक शासक रुद्रदमन ने 2 बार इसे पराजित किया, परंतु इसे छोड़ दिया क्योंकि शिवश्री सातकर्णी से रुद्रदमन की पुत्री का विवाह हुआ था और ये उसका भाई था। 154 ईस्वी में शिवश्री सातकर्णी राजगद्दी पर बैठते हैं और 165 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इसके बाद आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। इन्होंने 165 से 194 ईस्वी तक शासन किया। इसके नाम के सिक्के मिलते हैं और जलियानों का चित्र लिखा मिलता उन पर, जिससे साबित होता था कि उस टाइम जल यात्रा और समुद्री व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। 3री शताब्दी तक सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने लगी और जो स्थानीय शासक थे वे स्वतंत्र होने लगे। आभीरों ने उनसे महाराष्ट्र छीन लिया। उत्तरी कनारा जिला और मैसूर का भाग कुंतल और चुंटू तथा उसके बाद कदम्बों ने राज किया। आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उनके दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर पल्लवों ने राज कर लिया और विदर्भ में वाकाटकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। गुप्त साम्राज्य की स्थापना तक भारत में ये छोटे छोटे राज्य शासन करते रहे जो भारतीय वंश से संबंधित थे। इनके साथ साथ भारत के कुछ हिस्से पर हिंद, यवन, शक, कुषाण, पल्लव ये भी शासन करते थे। ये विदेशी थे जो बाहर से आकर भारत पर आक्रमण कर शासन कर रहे थे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में।